स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आफ्ताब ने श्रद्धा मर्डर मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। साकेत कोर्ट के सामने पेशी के दौरान आफ्ताब ने जज से कहा, जो हुआ गुस्से में हुआ, मैंने जो गलती की वो गुस्से में आकर की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पहली बार आफ्ताब ने दरअसल अपना गुनाह एक जज के सामने कबूला और आज आफ्ताब की पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी हुई और इसी दौरान उसने अपना गुनाह कबूल किया। वहीं कोर्ट ने उसकी पुलिस हिरासत को 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया। तो जज के सामने कबूलनामा आफ्ताब का कि उसने जो कुछ किया गुस्से में किया। 4 दिन की कस्टडी उसकी बढ़ा दी गई है। आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही थी, जिसकी वजह से कोर्ट में उसकी पेशी हुई, जहां पर आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूला। तो लगातार पुलिस की तफ्तीश तेज हो रही है और ऐसे में आफ्ताब की कस्टडी को बढ़ाया जाना जरूरी था, क्योंकि लगातार वो जो भी गवाही दे रहा है वो सबूतों की तलाश को और मदद दे रही है। और ऐसे में अब घटना के दौरान इस्तेमाल किया गया वेपन, उसे ढूंढा जाना बाकी है। इसके साथ ही कबूलनामा में क्या कुछ कहा गया ये भी हम आपको दिखाएंगे। जो हथियार बरामद नहीं किया गया है उसके बारे में आपको ये बता दें कि श्रद्धा मर्डर मामले में आफ्ताब ने कई हथियारों का इस्तेमाल किया था। आरोप ये है कि उसने आरी, ब्लेड और चापड़ से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे। और पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो हथियार हैं उसने दिल्ली और गुरुग्राम में फेंक दिए। उसकी जगह जो वो बता रहा है, उन जगहों पर पुलिस अब इन हथियारों की तलाश करने के लिए पहुंच रही है। इलेक्ट्रिक आरी, ब्लेड, चापड़। हत्या के बाद श्रद्धा के शव को इन हथियारों से टुकड़े टुकड़े करने का आरोपी आफ्ताब श्रद्धा का लिव इन पार्टनर था या कसाई? अब ये सवाल अब हर किसी को झकझोर रहा है। 18 मई की रात कथित तौर पर गला दबाकर श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब ने उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक किसी कसाई की तरह वो 10 घंटे तक श्रद्धा के शव को काटता रहा और फिर उन टुकड़ों के साथ साथ उसने हथियारों को भी ठिकाने लगा दिया। अदालत में उसके गुनाह को साबित करने के लिए पुलिस को इन हथियारों की बरामदगी के साथ ही ये साबित करना है कि श्रद्धा के शव को काटने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था। लिहाजा दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब आफ्ताब से इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने 3 अलग अलग हथियारों के बारे में बताया। उसने बताया कि उसने एक इलेक्ट्रिक आरी का इस्तेमाल किया, साथ ही एक ब्लेड और एक चापड़ से श्रद्धा के शव के कई टुकड़े किए। आरी और ब्लेड से जहां लकड़ी या किसी दूसरी चीज के टुकड़े किए जा सकते हैं, वहीं चापड़ का इस्तेमाल खास तौर पर मीट काटने के लिए किया जाता है। इन हथियारों की खरीदारी ये बताती है कि आफ्ताब ने कितनी प्लानिंग के साथ शव को ठिकाने लगाने का इंतजाम किया था। अब पुलिस के लिए इन तीनों हथियारों को बरामद करना जरूरी हो गया है। लिहाजा उसने जब आफ्ताब से पूछा कि आखिर इन तीनों हथियारों को उसने कहां फेंका, तो उसने 2 इलाकों का जिक्र किया। उसने बताया कि आरी और ब्लेड को उसने गुरुग्राम के DLF फेज 3 की झाड़ियों में फेंका, वहीं चापड़ को मेहरौली की 100 फुटा रोड पर एक कूड़ेदान में फेंक दिया। ये आरी है, हालांकि देखने में बहुत पतली है, लेकिन ये लोहे काटने के काम आती है। ये बड़ी बड़ी कीलें आप देखिए, ये नॉर्मल किस इस काम में आएंगे अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस तरीके की 2 हथौड़ियां इतनी बड़ी, ये सारा सामान लेकर के यहाँ से आफ्ताब गया था। अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो हथौड़ियां ले गया था इनकी क्या जरूरत पड़ी थी, ये जो कील ले गया था इसकी क्या जरूरत पड़ी थी आफ्ताब को, जो ये सारी चीजें वो यहाँ से लेकर गया था। आफ्ताब से जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम 2 बार गुरुग्राम में उन झाड़ियों की जांच कर चुकी है। पहले दिन 18 नवंबर की जांच के बाद दिल्ली पुलिस की टीम गुरुग्राम की झाड़ियों से कुछ सबूत लेकर निकली थी। काले पॉलिथीन में उस सबूत को लेकर दिल्ली पुलिस निकली और जांच के लिए उसे CFSL भेजा गया है। इसके बाद 19 नवंबर को दिल्ली पुलिस की एक टीम मेटल डिटेक्टर के साथ गुरुग्राम गई थी, लेकिन उस दिन दिल्ली पुलिस खाली हाथ ही वापस लौट आई। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को उस दुकान पर भी लेकर गई थी
जहां से आफताब ने आरी में लगने वाला ब्लेड खरीदा था। हार्डवेयर की ये दुकान आफताब के घर से महज 250 मीटर ही दूर है। आज तक से बातचीत में हार्डवेयर दुकान के मालिक ने बताया कि आफताब ने आरी के साथ कील और 2 हथौड़ियां भी खरीदी थी। राजन जी, एक बात बताएं कि आफताब आपके यहाँ सामान खरीदने आया? जी, मेरे यहाँ आया था। कब की बात है ये जैसा वो कह रहा है कि भाई मई महीने में वो हमसे सामान खरीदने आया था, तो हम भी यही मान के चल रहे हैं कि मई। याद नहीं है? याद नहीं है सर, बहुत पुरानी बात हो चुकी। लेकिन कंफर्म है कि आया? सर ये बात मैं नहीं कह सकता, ये बात सामने वाला कह रहा है कि भाई वो आया था। उसने पुलिस वाले के सामने वेरीफाई किया है कि भाई मैं यहाँ आया था और यहाँ से ये सामान खरीद के लेके गया। आफताब ने आरी और ब्लेड के अलावा कुछ दूसरी चीजें इस वजह से खरीदी ताकि दुकानदार उसे कारपेंटर समझे, यानी किसी को शक न हो कि वो किसी और मकसद से सामान खरीद रहा है। इस दुकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग 1 महीने बाद डिलीट हो जाती है और फिर से नई रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में पुलिस के सामने अब उन हथियारों को बरामद करना जरूरी है जिनका ठिकाना आफताब ने बता दिया है। ये हथियार ही कोर्ट में उसके खिलाफ बेहद अहम सबूत साबित हो सकते हैं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो वो सारे हथियार जिसने श्रद्धा के मर्डर में इस्तेमाल किए, अब उनको अलग अलग जगहों पर, कुछ गुरुग्राम में, कुछ महरौली के जंगलों में, अलग अलग जगहों पर उसने फेंका। और वो ये भी कह रहा है कि क्योंकि वक्त लंबा हो चुका है इसलिए उसको बहुत सारी चीजें याद नहीं है। लेकिन पुलिस पूरी तैयारी में है, चाहे वो हिमाचल जाना हो, दिल्ली में तफ्तीश करनी हो या फिर महरौली के जंगलों में या गुरुग्राम में जाना हो, पुलिस एक एक एंगल को खंगालने में लगी है। आफताब का सबसे बड़ा कबूलनामा। मैंने जो किया गुस्से में किया। जज के सामने जुर्म का इकरारनामा। साकेत कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान आफताब ने कबूल कर लिया कि श्रद्धा मर्डर केस में जो कुछ हुआ वो गुस्से में हुआ। आफताब ने जज साहब के सामने कहा, मैंने जो भी गलती की वो गुस्से में आकर की। आज आफताब की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी। पुलिस ने हिरासत बढ़ाने की अपील के साथ आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। साकेत कोर्ट ने पुलिस की अपील को स्वीकार कर लिया और आफताब की पुलिस हिरासत को 4 दिन और बढ़ा दिया। मगर इससे भी बड़ी खबर ये है कि आफताब ने पहली बार किसी जज के सामने अपना जुर्म कबूला है। अब तक उसने पुलिस के सामने कई बातें कबूल की थी, लेकिन पहली बार उसने एक जज के सामने ये कहा कि उससे गलती हुई और ये गलती उसने गुस्से में आकर की। ये तो बता रहा है कि मैंने मैप बना करके वो सारी जगहें बता दी पुलिस को, लेकिन वो जगहें कौन कौन सी हैं जरा देखिए। वहां से कुछ ढूंढना कितना मुश्किल है। चापड़ कह रहा है कि ऐसी जगह पे फेंकी जहां पे कूड़ा डंप होता है और रोज वहां से कूड़ा उठता है, उसके बाद वो आगे भेज दिया जाता है। वहां से कुछ भी ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद जिस महरौली जंगल की वो बात कर रहा है कि शव के टुकड़े उसने वहां पे फेंके, हमने देखा कि पिछले 8 से 9 दिनों से किस तरीके से पुलिस लगातार वहां पर उस जंगल के चप्पे चप्पे को छानती नजर आई, लेकिन वहां से कुछ टुकड़े ही पुलिस को बरामद हुए। दरअसल वो जंगल जो है, देखिए वो कह रहा था मैं रात को जाता हूं। अब रात को उसको लोकेशन कह रहा है कि कुछ जगह भूल गई। उसने जो लोकेशन बताया वहां पे अंदर जानवर भी है। उन्होंने उस हड्डी को किस जगह पहुंचा दिया, कहां उसने फेंका था, तो ये इतना आसान नहीं है। उसने वो सारी लोकेशन बताई है, पुलिस को ऐसा लग रहा है और इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले में साइंटिफिक जो जांच है उसकी तरफ आगे बढ़ी है। आफताब का ये कबूलनामा उस वक्त आया है जब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से उसके लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट की मंजूरी ले ली है। दिल्ली पुलिस के सामने 6 महीने पुराने श्रद्धा मर्डर केस में सबूत जुटाना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए दिल्ली पुलिस आफताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने जा रही है। कोर्ट से दिल्ली पुलिस को दोनों ही टेस्ट की इजाजत मिल चुकी है। अगले 10 दिनों के भीतर ये दोनों ही टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। पुलिस इन दोनों टेस्ट के जरिए आरोपी आफताब से सच उगलवाने की कोशिश करेगी। इनमें से एक में फिजिकली तो दूसरे में आरोपी आफताब को नशे यानी आधा बेहोश करके पूछताछ की जाएगी। ये हमारी फोरेंसिक साइंस में इस तरह की प्रोविजन है कि इस तरह की जांच अभी आप देख ही रहे नार्को टेस्ट हो रहा है, उससे काफी हेल्प पुलिस को मिलेगी।
और नार्को टेस्ट की हमारी दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट आ गई है। हमारे जो डायरेक्टर मैडम है उन्होंने इसके लिए आदेश दिए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए, पर कुछ नार्को टेस्ट के पैरामीटर्स होते हैं, उनको पहले फुलफिल करना पड़ेगा। उन पैरामीटर्स के बारे में हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हो चुकी है। अब आपको पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के बीच का अंतर बताते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, जिसका मकसद ये पता लगाना होता है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है या सच। इसके लिए एक मशीन की मदद ली जाती है जो पूछताछ के दौरान शरीर में आने वाले बदलाव जैसे हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर घटना बढ़ना, पसीना आना, सांस लेने के तरीके में बदलाव को नोट करती है। उसी रिपोर्ट के आधार पर ये तय होता है कि इंसान चीजें छिपा रहा है या सब कुछ सामान्य चल रहा है। वहीं नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटोथॉल का एक इंजेक्शन दिया जाता है। इसे ट्रुथ ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इस दवा के शरीर में जाने पर व्यक्ति आधा बेहोश हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि उसके लिए झूठ बोलना मुश्किल होता है। इस बीच सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस ने 14 टीमें बनाई हैं। श्रद्धा की हत्या के बाद के अगले दिन से आफताब के मोबाइल लोकेशन के आधार पर एक रूट बनाया गया है। उस पूरे रूट की तलाशी होगी। मेहरौली और गुरुग्राम में कूड़ा बीनने वालों से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस को पता चला है कि आफताब आरी को फेंकने के लिए कैब से गुरुग्राम आया था। आफताब आमतौर पर मेट्रो से ऑफिस जाता था, लेकिन जिस दिन वो अपने बैग में हथियार डालकर उसे फेंकने गया, उस दिन उसने कैब बुक की थी ताकि मेट्रो के स्कैनर से बच सके। उस कैब से वो गुरुग्राम के DLF फेज 2 और 3 के जंगलों तक गया था। पुलिस कैब ड्राइवर की मदद से वहां तक जाने और सबूतों को बरामद करने की कोशिश में जुट गई है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। श्रद्धा मामले में टुकड़े टुकड़े सबूतों को जुटाकर दिल्ली पुलिस आफताब के खिलाफ अपना केस खड़ा करने की कोशिश में जुटी हुई है और इसी सिलसिले में कल उसने एक जबड़ा बरामद किया है। और ये श्रद्धा का है या नहीं, इसकी तफ्तीश दिल्ली से मुंबई अब पहुंच चुकी है। अगर इसकी पहचान हो गई तो आफताब का बचना नामुमकिन हो जाएगा। जबड़ा खोलेगा श्रद्धा मर्डर केस का राज। दांत देंगे आफताब के गुनाह का सुराग। मेहरौली के जंगल में मिल गया सबूत। दिल्ली पुलिस के सामने श्रद्धा के सिर को बरामद करना बहुत बड़ी चुनौती है। श्रद्धा का सिर मिल गया तो फेस रिकंस्ट्रक्शन और स्कल सुपर इम्पोजिशन से वो ये साबित कर सकती है कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोर्ट में उसके लिए आफताब के कबूलनामे को साबित करना मुश्किल हो जाएगा। जंगल से लेकर तालाब तक दिल्ली पुलिस श्रद्धा का सिर तलाश रही थी। इस बीच मेहरौली के जंगल से पुलिस को जबड़े का हिस्सा मिला है। दिल्ली पुलिस ने जबड़े को जांच के लिए भेजा है। इसके साथ ही उसकी एक टीम जो मुंबई में है, उसने एक डेंटल सर्जन से संपर्क किया है। दरअसल जो जबड़ा मिला है उसके दांत में कैप लगा है। आमतौर पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दांतों में कैप लगाया जाता है। श्रद्धा ने मुंबई में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था और उसके दांत में भी कैप लगा था। इस वजह से ही पुलिस ने मुंबई के उस डेंटल सर्जन से संपर्क किया है जिसने श्रद्धा का रूट कैनाल किया था। बात अब गुजरात चुनाव की करेंगे। गुजरात चुनाव में बीजेपी का मेगा प्रचार अभियान होने वाला है। अकेले अहमदाबाद शहर में अलग अलग इलाकों में बीजेपी के 10 से ज्यादा बड़े नेता रैली और रोड शो करने वाले हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार का भोंपू शांत होने में महज एक हफ्ता बाकी रह गया है। प्रचार की समय सीमा जैसे जैसे खत्म होने के करीब पहुंच रही है, विरोधियों पर आरोपों की धार और तेज होने लगी है। कल सुरेंद्र नगर की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के बयान पर तीखा पलटवार किया। मिस्त्री ने गुजरात चुनाव में पीएम मोदी की औकात दिखाने का ऐलान किया था। विकासना मुद्दाની चर्चा નથી करता। एक कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु। औकात मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप,
તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું. મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની. અરે હું તો સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું, અને સેવક કે સેવાदारની એવી औकात હોતી છે. જ્યાં સુધી કોંગ્રેસનું શાસન રહ્યું. सुरेंद्रनगर में कांग्रेस पर पीएम मोदी हमलावर थे, तो मांगरोल की रैली में अमित शाह ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया. यहां राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण पूरा होने की तारीख बता दी. आज राहुल बाबा यहाँ आया 2014 में टोंट लगावता था, टाणो मारता कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे. राहुल बाबा हूँ आज तिथि बताई दऊ छू. मांगरोळ वाळानी हामे, माळियावाळानी हामे 1 જાન્યુઆરી 2024 ની ટિકિટ કરાવી લો અયોધ્યાની. ત્યાં ગગનચુંબી રામ મંદિર, એક જગ્યાએ રામ ભગવાનનો જન્મ થયો. ભારતીય જનતા પાર્ટી જે બોલે છે કરે છે. गुजरात के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चौतरफा निशाने पर है. बीजेपी तो हमला बोल ही रही है. AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी को वोट कटवा और बीजेपी का एजेंट कहने पर सीधे कांग्रेस पर हमलावर हैं. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ के कांग्रेस के जो मौजूदा उम्मीदवार है वो या उनके सियासी बाप मेरे खिलाफ बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इज्जत का देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है. जहां कहीं इलेक्शन लड़ते, अरे आगे वोट काटने के लिए. अरे कांग्रेसियों ये तो बताओ, तुम्हारा राहुल गांधी कैसे हार गया अमेठी से? क्या मैं जाकर अमेठी में इलेक्शन लड़ा था? क्या मैं लड़ा था? नहीं लड़ा. वो हार गए, स्मृति ईरानी से हार गए. तो क्या कोई तुमने स्मृति ईरानी से मैच फिक्सिंग कर ली थी? अपने और अपनी पार्टी पर हमलों के बीच राहुल गांधी कल राजकोट में थे. उन्होंने मोरबी ब्रिज हादसे का मुद्दा उठाया, गुजरात के विकास मॉडल पर सवाल किए. यहाँ पे मोरबी की ट्रेजेडी हुई, उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो. तो मैंने बोला देखिए 150 लोगों की मृत्यु हुई है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है. इस पे मैं बोलूंगा नहीं. मगर सवाल उठता है, आज उठता है, जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं. बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है. गुजरात में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहा है. 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे. 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे. प्रचार खत्म होने में 7 दिन बाकी हैं, यानी अभी आरोपों के तीर और चलेंगे. अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो. गुजरात में इस बार का चुनावी समर इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि इस बार गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई के बीच आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है. इस यात्रा में भी आपकी सोच है, संस्कार है, आपका इतिहास है. આ ગુજરાતની જનતા તમને સજા કરવાની છે, સજા. कोई गुजरात में विजय रथ आगे बढ़ाने का जोर लगा रहा है, कोई सूबे की सत्ता में परिवर्तन का जोर लगा रहा है, तो कोई इस बार गुजरात की सियासी फिजा में बदलाव की बयार बता रहा है. साफ है कि गुजरात में चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार वाली लड़ाई बढ़ती जा रही है. और इस प्रचार युद्ध में जब पहली बार राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने किसान, आदिवासियों, बेरोजगारों का मुद्दा उठाया. गुजरात के चुनाव में इसे ही असली मुद्दा बताया. आदिवासियों से बात करो तो कहते हैं हमारी जमीन छीनी जा रही है. बिना हमसे पूछे
हमें हटा दिया जाता है और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी अरबपति को हमारी जमीन दे दी जाती है। आपको हक मिलने चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपको स्वास्थ्य और शिक्षा, आपके बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बीच गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। पार्टी नेताओं का भरोसा है कि राहुल की सभाओं का कांग्रेस को फायदा होगा। बीजेपी को पिछली बार से ज्यादा सीटों का नुकसान होगा। पिछली बार भी अमित शाह जी ने 150 सीटें आएगी, आएगी थी 99 आ गई थी, वो इस बार होगा वापस। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी स्टार पावर लगा दी सर, मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर देवेंद्र फडणवीस ताकत लगा दी है, पर सच्चाई होती है, कुशासनकांत होकर रहे। हालांकि बीजेपी गुजरात में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का दावा कर रही है। पार्टी के हर दिग्गज को चुनाव प्रचार में उतार रही है। एक तो गुजरात ने सलामत बनावा नरेंद्र भाई ने भाजप અને બીજી બાજુ ગુજરાતને કોમી રમખાણોની આગમાં ઝુલસવા વાળી કોંગ્રેસ પાર્ટી। उधर दिल्ली में सीएम केजरीवाल भी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए जोरदार प्रचार कर रहे हैं। पहली बार लोगों को एक सार्थक विकल्प नजर आ रहा है। जबरदस्त बदलाव की ओर इस बार गुजरात जा रहा है। बहुत उम्मीद, लोगों को उम्मीद है कि महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, उनकी जिंदगी में सुधार होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, अस्पताल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे। चुनावी तारीख नजदीक आने के साथ गुजरात में सियासी समर बढ़ता जा रहा है। चुनाव में जीत के लिए हर दल जोर लगा रहे हैं। 8 दिसंबर को नतीजों से साफ होगा कि किसका दांव जनता के बीच असरदार रहा। गुजरात की चुनावी जंग में कौन सरदार रहा। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।